नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको दिया हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की यहाँ पे बात की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स कितना हो सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की यदि बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्लस ई के बराबर चार्ज यहाँ पर होने वाला है और उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व हो रहा होगा। तो चार्जेस जो हैं इनके फिक्स्ड हैं, इन चार्जेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं कैसे भी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स का फॉर्मूला, यदि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r के बराबर है तो कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू लिखी जा सकती है k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, लेकिन डिस्टेंस को वेरी करवाया जा सकता है बिकॉज यदि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो उसके बीच में डिस्टेंस कुछ अलग होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में ले जाया जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस यदि बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब फोर्स जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है, हमें यदि मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो हमें इसको मिनिमम रखना होगा और मिनिमम जानते हैं डिस्टेंस इनके बीच में होता है जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है। जब किस स्टेट में होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है, तब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होता है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से एफ मैक्स की वैल्यू लिखी जा सकती है, एफ मैक्स इज इक्वल टू के इंटू प्लस ई, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है अभी फोर्स का, यहाँ पर आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय आर नॉट का स्क्वायर। यहाँ जाएगा आपके पास वैल्यूज 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास के, ये बन गया आपके पास ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होती है उसका स्क्वायर होती है 0.529 और नीचे आएगा आपके पास z, ऊपर आएगा n स्क्वायर, दोनों ही जो है 1 के बराबर हैं। ये बिकॉज एंगस्ट्रॉम में आती है तो 10 टू द पावर -10 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो वैल्यू हमें मिलने वाली है इसको सॉल्व करने के बाद दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। समझ में आया? तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर जो है स्पेशल डिस्काउंट है 22% का, और वो डिस्काउंट जो है 3 जनवरी तक जो है वैलिड होने वाला है। 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में आप जो है इस डिस्काउंट को ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि वहाँ पर जो कोड जो है आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको NKC सर लाइव जो है लिखना है, ठीक है? तब जो है आपके 22% जो है उस टोटल अमाउंट में से माइनस हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा है हमारे पास कि एक एग्जाम होने जा रहा है। एग्जाम जो है 23 जनवरी 2022 को है 10 AM ऑनवर्ड्स, और ये क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, IIT JEE और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको दे सकते हैं। और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको जो है मौका मिल सकता है अपनी लाइफ टाइम की जो एजुकेशन है वो फ्री करने के लिए। और उसके साथ साथ और हमारे पास प्राइजेस हैं, मैकबुक एयर, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन का जो इको डॉट है और अमेजॉन के वाउचर्स हैं, और भी जो है ढेर सारे इनाम जो हैं यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 बैचेस जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं 5 जनवरी से और 5 जनवरी से, तीनों ही 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। वहाँ पे टॉप एजुकेटर्स जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। ये जो बैच है जेई मेन और जेई एडवांस 2023 जो है, जिसके जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल में देंगे क्लास 11th के, उनके लिए बैच है। और ये एक क्विक रिवीजन बैच है फॉर जेई 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, और ये हमारे पास बैच है क्लास 11th के लिए जो जेई मेन और एडवांस 2023 में देने वाले हैं। तो ये तीनों के तीनों जो बैचेस हैं वो 5 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। यहाँ पे टेस्ट सीरीज और है कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको एग्जाम देना है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही रिसर्च के बाद जो है उसमें डाले गए हैं। एग्जाम के जो आपके बाद रिपोर्ट आने वाली है, एग्जाम आप जो एग्जाम देंगे आपको डिटेल एनालिसिस वहाँ पे दिया जाएगा कि आपकी क्या कमियां रही हैं
और उनके सॉल्यूशंस, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी उस एग्जाम के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप इनमें फटाफट से इनरोल कर लीजिए। आपको यहाँ पे कोड लगाना है NKC सर लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे अनाउंसमेंट में एक बात हमने सीखी सबसे पहले कि कोड जो है हमें लगाना है NKC सर लाइव, और फटाफट से जो है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो फटाफट से बैच ज्वाइन कर लीजिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पर जो डिस्काउंट है 22% उसको ले लीजिए फटाफट से। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में आपको दिया है कि व्हेनेवर अ फोटोन इज एमिटेड बाय हाइड्रोजन इन बामर सीरीज। तो एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं कि यदि आपको इस चैप्टर में कमांड लेनी है, यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई भी सवाल जेई मेन का हो, चाहे जेई एडवांस का हो, चाहे बिट्स का हो, चाहे VIT ट्रिपल ई का हो, VIT डबल ई का हो, कोई से भी एग्जाम का सवाल हो इस चैप्टर से, आपको इतना जो है चाहते हैं कि इतने आप एबल हो जाएं कि आप कोई भी सवाल कर पाएं, तो आपको ये जो एनर्जी की जो वैल्यूज हैं, पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो याद करना होगा। पूरी एनर्जी लेवल जो है हाइड्रोजन के और हीलियम के भी आपको याद होनी चाहिए। इतना जो है इतनी बार उसको पढ़ लीजिए कि हाइड्रोजन के पूरी एनर्जी लेवल्स याद हो जाएं, हीलियम के भी सारे याद हो जाएं, है ना, तब जाके आप इस चैप्टर पे कमांड पा सकते हैं, है ना। तो व्हेनेवर अ फोटोन इज इमिटेड बाय हाइड्रोजन बामर सीरीज, तो बामर सीरीज बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए कि बामर सीरीज कौन सी है। ये है हमारी बामर सीरीज जो n=2 पे खत्म होती है। n=2 पे जो खत्म होती है, जो ट्रांजिशन खत्म होते हैं, वो बामर सीरीज में आते हैं। इट इज फॉलोड बाय another photon in Lyman series, another photon in Lyman series. What wavelength does this later photon corresponds to? तो कह रहे हैं कि एक ट्रांजिशन होता है, एक ट्रांजिशन होता है सम n से, कहां पे, n=2, n=n से n=2 तक एक ट्रांजिशन होता है। और क्योंकि कहा गया है कि पहला फोटोन जो निकलता है वो बामर सीरीज का निकलता है, यहां से जो फोटोन निकला बेटा, यहां से जो फोटोन निकला वो कौन सी सीरीज का है, बामर सीरीज का है। तो इसलिए मैंने लास्ट वाला जो ट्रांजिशन है, मतलब लास्ट वाला जो स्टेट है वो n=2 कर दिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरा फोटोन है वो लाइमन सीरीज का होता है। अब जब खत्म n=2 पे हो चुका है इलेक्ट्रॉन, तो n=2 से n=1 पे ही आ सकते हैं, तभी लाइमन सीरीज हो सकती है। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो लाइमन सीरीज का फोटोन है इसका वेवलेंथ बता दीजिए। तो ये जो फोटोन नंबर 2 आपको निकलने वाला है, देखिए फोटोन नंबर 1 की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज हमें ये एनर्जी लेवल नहीं पता है, ये एनर्जी स्टेट नहीं पता है कि कौन सी एनर्जी स्टेट से यहाँ पे आया है। तो हम इस फोटोन की वेवलेंथ तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा भी नहीं है। उन्होंने पूछा है कि जो लेटर, जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला ट्रांजिशन है, इसमें जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन का वेवलेंथ आप बता दीजिए। काम आपका खत्म हो गया। तो हमें देखिए भाई बात पता है कि ये फोटोन, ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया, हमें एनर्जी स्टेट्स जो है पता चल गए हैं, कौन से में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 1/λ इज इक्वल टू r। r की वैल्यू याद होनी चाहिए 1.01 इंटू 10⁻, बताइए 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/4। अब सॉल्व कर लेना, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। जिस भी यूनिट में पूछा हो उसी यूनिट में आप आंसर अपना दे सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से, सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन एटम है इन स्टेट n=6। कौन सी स्टेट में है, n=6 स्टेट में ये अभी प्रेजेंट है। इट मेक्स 2 सक्सेसिव ट्रांजिशंस, तो ये एग्जैक्टली 2 ट्रांजिशंस करता है और लगातार करता है। एंड रीचेज द ग्राउंड स्टेट, रीचेज द ग्राउंड स्टेट यानी फाइनल डेस्टिनेशन हमें पता है कि वो ग्राउंड स्टेट पे पहुंचता है। और चला कहां से है, n=6 से चला है। इन द फर्स्ट ट्रांजिशन अ फोटोन ऑफ 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इमिटेड। जो मैं बात कर रहा था ना आपसे कि एनर्जी लेवल जो है सबके याद होने चाहिए, अब उसका एप्लीकेशन इस सवाल में आने वाला है। यदि आपको एनर्जी लेवल्स याद नहीं होंगे तो ये सवाल आपसे नहीं होगा आसानी से, लेकिन यदि एनर्जी लेवल्स याद होंगे तो देखना कैसे जल्दी से सवाल हो जाएगा। तो जो पहला फोटोन है उसका वेवलेंथ, उसका एनर्जी जो है 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
तो आपको बताना है फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड इन द सेकंड ट्रांजिशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन द इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट का जो n वैल्यू है वो आपको बताना है। तो देखिए हमें पता चल गया है कि पहला जो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन था वो n इज इक्वल टू 6 में था और फाइनल जो है आपके पास n इज इक्वल टू 1 है ग्राउंड स्टेट, और एक इंटरमीडिएट कोई एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे n इज इक्वल टू वैल्यू है n के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन पहला ट्रांजिशन करता है यहां से यहां और एक फोटोन निकालता है। कहा गया है कि यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है, बिकॉज हम जानते हैं कि जितना एनर्जी का डिफरेंस इन लेवल्स का होता है उतनी ही एनर्जी का फोटोन यहां से निकलता है। तो फोटोन की एनर्जी जो है हमको दी गई है 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए इन दोनों एनर्जी लेवल्स का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहां से ग्राउंड स्टेट में दूसरा फोटोन निकलता है। इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाता है तो एक दूसरा फोटोन निकलता है, दूसरा फोटोन निकलता है। इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है। तो आपको बताना क्या है बेटा, आपको बताना है कि एनर्जी इस वाले फोटोन में जो निकलेगी वो बतानी है, और जो इंटरमीडिएट जो एनर्जी स्टेट है इसका n वैल्यू बताना है। तो हमें सबसे पहले एनर्जी डायग्राम बनाना होगा, और एनर्जी डायग्राम में हमें देखना होगा कि n इज इक्वल टू 6 के साथ कौन से एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और वो आप तभी बता पाएंगे जब आपको एनर्जीज याद होंगी। तो n इज इक्वल टू 6 की यदि बात करें तो यहाँ एनर्जी का लेवल हमें पता चल गया है। n इज इक्वल टू 6 में जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ बेटा n इज इक्वल टू 5432 में से एक ऐसा एनर्जी लेवल होगा जिसका डिफरेंस इसके साथ 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। तो देखिए इस वाले एनर्जी लेवल को जो है n इज इक्वल टू 3, इसका एनर्जी बेटा कितना है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस आप करेंगे डेल्टा ई तो कितना आ गया आपके पास 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो पहला ट्रांजिशन है वो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 3 में हुआ है। तो यहाँ हम समझ चुके हैं कि जो पहला ट्रांजिशन है वो n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 3 में हुआ है। n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 3 में हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि n की वैल्यू 3 है। देखो कितना आसानी से जो है हमने पता लगा लिया, बिकॉज हमको सारी वैल्यूज जो है याद थी, सारी वैल्यूज हमको याद थी, तो हमने तुरंत बता दिया कि कौन सा ट्रांजिशन, कौन सा ये एनर्जी लेवल है। n इज इक्वल टू 3 पता चल गया। तो बस हमें पहला सवाल तो आसानी से हो ही जाएगा कि इस वाले फोटोन की हमें एनर्जी बतानी है, एनर्जी बतानी है। तो बस n इज इक्वल टू 3 का एनर्जी कितना होता है बेटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका एनर्जी कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है, तो यहाँ से डेल्टा ई मैं लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा आपके पास, ये एनर्जी जो है ज़्यादा है, ये एनर्जी कम है, तो इनका डिफरेंस आप बता देंगे -1.51 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 13.6। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इस ट्रांजिशन में जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी होगा इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, तो पहला सवाल हमने यहाँ पे कर दिखाया है। What is the value of n in the intermediate state? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, n की वैल्यू जो है 3 के बराबर है। तो a और b पार्ट हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पर बात आई समझ में। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अ हॉट गैस, गर्म गैस है, emits radiation of wavelength 46 nanometer, 82.6 nanometer and 103.5 nanometer only। यानी कि सिर्फ ये 3 तरह की वेवलेंथ इमिट कर सकती है, तो हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं कि जितनी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ अ ट्रांजिशन कैन इमिट, उनको कहा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। समझते ही हैं सब लोग कि मान लीजिए ये आपके पास एनर्जी स्टेट है n1, या आपके पास एनर्जी स्टेट है n2, और इनके बीच में काफी सारी एनर्जी स्टेट्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन करता है, यानी इनिशियल पोजीशन यहां है, फाइनल पोजीशन यहां है, तो उसमें काफी तरह के ट्रांजिशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो पहले यहां पे आए फिर यहां पे आए, हो सकता है कि वो पहले यहां पे आए फिर यहां तक आए, हो सकता है पहले यहां तक आए फिर यहां तक आए, हो सकता है डायरेक्ट यहां से यहां आ जाए, और भी बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि पहले वो यहां आए फिर यहां आए फिर यहां आए।
तो ढेर सारे तरह के ट्रांजिशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपको नीचे तक जाना है, आप अपने घर पे हैं, घर आपका फर्स्ट फ्लोर पे है और ग्राउंड फ्लोर पे मान लीजिए कोई आपके इंटरेस्ट की चीज आया है, इंटरेस्ट की चीज आई है, तो आपको जाना है सीढ़ियों से। तो क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि कोई काम की बात हो तो हम एक एक सीढ़ी उतर कर जाएं, एक एक सीढ़ी जो है कि एक स्टेप जो है नीचे नीचे उतर रहे हैं। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि फोटोन को कोई काम करना हो तो बेचारा आराम आराम से जाएगा, बढ़िया टाइम पास करते हुए, एक एक करते हुए जाएगा। मान लीजिए कि आपका जो है एक गेमिंग कंसोल आया है, PS5 जो आया है, निंटेंडो स्विच जो है आपने मंगा लिया और डिलीवरी वाला नीचे खड़ा हुआ है, पुकार रहा है आपको कि आओ जल्दी ले जाओ मुझसे। तो आपका एक्साइटमेंट जो है चरम सीमा पर होने वाला है। हो सकता है कि आप दो दो स्टेप जो है वो कूद कर आए सीढ़ियों को। हो सकता है 3 स्टेप जो है एक बार में आप कूद जाएं, हो सकता है आप चारों सारी की सारी जो स्टेप्स हैं एक बार में ही कूद जाएं, छत से ही कूद जाएं, फर्स्ट फ्लोर से ही कूद जाएं। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अलग अलग जो फोटॉन्स हैं, अलग अलग जो लेवल्स हैं, उनके बीच में ट्रांजिशंस भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो हर एक ट्रांजिशन की बदौलत हमें एक वेवलेंथ मिलती है, एक वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलती है, एक फोटोन मिलता है हमें डिफरेंट तरीके का। तो मैक्सिमम टाइप ऑफ फोटॉन्स जो हमें मिल सकते हैं उसे ही नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है और फॉर्मूला उसका होता है n × n-1 डिवाइडेड बाई 2, n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 यदि हम फाइनली ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं। तो यदि फाइनली ग्राउंड स्टेट में नहीं जा रहे हैं तो फॉर्मूला हमें मिलता है डेल्टा n × डेल्टा n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है यदि हम यहाँ पे n-1 लिख देते हैं तो। ठीक है, डिफरेंस n-1 n-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें यही फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है जब फाइनली हम ग्राउंड स्टेट पे जा रहे हो। तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो किसके बराबर हैं, 3 के बराबर हैं, 3 के बराबर हैं। अब एक बात हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में तो अल्टीमेटली पहुंचना ही है, बिकॉज वहीं जाके वो स्टेबल रह सकता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ग्राउंड स्टेट में तो जाएंगे ही जाएंगे, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n × n-1 = 6। तो ये 6 है तो इसको 3 × 2 लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाने वाली है 3 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी लेवल्स होने वाले हैं n = 1, n = 2 और n = 3। ये हमें एनर्जी लेवल्स मिल चुके हैं। और आगे क्या कहा गया है, Assume that the atom have only 2 excited state। यहाँ पे कहा गया है कि एटम की सिर्फ 2 ही एक्साइटेड स्टेट हैं, एक ये वाली एक्साइटेड स्टेट और ये वाली एक्साइटेड स्टेट। तो ये नए तरीके का एटम है इसमें, और ये बोर मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक नया टाइप का मॉडल है, इसमें सिर्फ 2 ही एनर्जी लेवल प्रेजेंट हैं। ठीक है, 2 एक्साइटेड लेवल जो हैं वो प्रेजेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेज एज एनर्जी इज इंक्रीज्ड। तो एनर्जी इंक्रीज होती है नीचे से ऊपर, तो इनका डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, यानी ये वाला डिफरेंस ज्यादा है, ये वाला डिफरेंस कम है। तो क्या कह रहे हैं, टेकिंग द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट टू बी 0। अच्छा, ये एनर्जी इसका 0 ही मान लिया है, अरे बताओ भाई, इसका एनर्जी 0 मान लिया है। फाइंड द एनर्जीज ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ का एनर्जी हमें फाइंड करना है और यहाँ का एनर्जी हमें फाइंड करना है कितना कितना होने वाला है। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है कि वेवलेंथ कितनी कितनी निकल रही है। सर वेवलेंथ से तो ये तो बताया नहीं कि वेवलेंथ कहां से कहां पे कौन सी वेवलेंथ है, ये हमें खुद से सोचना होगा, ये हमें खुद से सोचना होगा। हमारे पास वेवलेंथ है 46, हमारे पास वेवलेंथ है 82.8, हमारे पास वेवलेंथ है 103.5। अब हम जानते हैं बेटा कि डेल्टा ई जो है, ई जो होता है बेटा, ई जो होता है वो hc/λ होता है फोटोन के लिए। तो फोटोन का वेवलेंथ सबसे कम होगा, यदि फोटोन का वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कौन से ट्रांजिशन में निकल सकता है, तो मैं कह सकता हूं जब यहां से यहां कूदेगा, जब यहां से यहां कूदेगा तो मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन निकलेगा, बिकॉज एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। यहां से यहां कूदा है तो इतना एनर्जी जो है, इतना एनर्जी का फोटोन निकलने वाला है। इसका मतलब n = 3 से n = 1 का जो ट्रांजिशन है उसमें कौन सी वेवलेंथ निकलने वाली है, जो सबसे छोटी है। छोटी वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी, बड़ा वेवलेंथ कम एनर्जी। तो बड़ी एनर्जी छोटा वेवलेंथ, तो 46 मिलीमीटर जो है वो यहां से यहां के ट्रांजिशन में निकली होगी, वेवलेंथ निकली होगी। इसका मतलब है कि फोटोन निकला होगा और फोटोन का वेवलेंथ होगा इतना।
समझ गए ना। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर जो छोटा वेवलेंथ है वो है 82.8 और सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे एनर्जी का डिफरेंस इनके बीच में है। तो 2 से 1 में जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ होगा 82.8 और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, इसका मतलब सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस, सबसे कम एनर्जी का फोटोन सबसे ज्यादा वेवलेंथ निकालेगा। सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस दिया हुआ है 3 से 2 के बीच में, तो यहां से जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ होगा 103.5 के बराबर। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई है। ये बात समझ में आ गई है कि ये वेवलेंथ छोटी है तो एनर्जी का डिफरेंस बड़े होना चाहिए, ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो एनर्जी का डिफरेंस सबसे छोटा होना चाहिए। समझ में आई बात। अब उसके बाद क्या करना है, हमें एनर्जीज निकालनी है। यहाँ का एनर्जी 0 के बराबर है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ कि यहाँ और यहाँ का, और एटम हमारे पास कौन सा है, फाइंड द एनर्जीज ऑफ द दिस, अज्यूम दैट, अच्छा लैम्डा है, ठीक है। अच्छा हमें तो चाहिए ना ग्राउंड स्टेट हॉट गैस है, गैस के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा दैट 1 लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा इतना भी नहीं करने की जरूरत है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए कि यहां से यहां का जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन 3 एंड 1 जो ट्रांजिशन है उसमें एनर्जी हमारे पास है E के बराबर, लेट्स से E के बराबर एनर्जी निकल रही है, उसको मैं लिख सकता हूं 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। सो 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है हमारे पास 46 नैनोमीटर, 46 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 460 एंगस्ट्रॉम। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चला गया, ये गया आपके पास 23 टाइम्स, ये गया आपके पास 620 टाइम्स, और ये जो है लगभग 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मिलता है। यानी यहां का एनर्जी और यहां का एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 27 वोल्ट के बराबर है। यहां का एनर्जी 0 के बराबर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां का एनर्जी हमें पता चल जाता है, यहां का एनर्जी पता चल जाता है कितना हो जाएगा, -27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता चल चुकी है। अब हमारे पास ये वाला ट्रांजिशन है 2 से 3 या 3 से 2 वाला भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि एनर्जी का जो डिफरेंस है वो यहां से यहां के बीच में लेट्स से E के बराबर है, E डैश के बराबर है, तो E डैश को मैं लिख सकता हूं E डैश इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय 1035 डिवाइडेड बाय 1035 में कर सकता हूं। तो यहां से मुझे जो आंसर मिलेगा वो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, और इसका एनर्जी तो 0 के बराबर है तो इसका एनर्जी ही E डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहां से माइनस ऑफ E डैश जो है वो इस लेवल का एनर्जी आ जाएगा, इस लेवल का एनर्जी आ जाएगा, बिकॉज ये तो 0 के बराबर है। समझ में आई बात। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वेवलेंथ को आइडेंटिफाई किया कि कौन से ट्रांजिशन में कौन सी वेवलेंथ निकलेगी। उसके बाद मैंने एनर्जी डिफरेंस जो है वो मैंने hc बाय लैम्डा के बराबर रख दिया कि इनका डिफरेंस आना चाहिए hc बाय लैम्डा के बराबर, इनका एनर्जी डिफरेंस आना चाहिए hc बाय लैम्डा के बराबर, और एक अच्छी बात क्या थी कि यहाँ का एनर्जी जो है 0 के बराबर था। तो हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। ये आपके आंसर्स हैं। तो ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है वो है -27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी है वो -E डैश के बराबर है, -E डैश के बराबर है। समझ में आई बात, ठीक है।